अब हम ये समझते हैं एक्सेल में जो ड्राफ्ट प्रपोजल लाया है कि भाई हम आगे सिलेबस में ये चेंजेस करने वाले हैं, कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमको फीडबैक कैसे देना है कि हम भाई हमको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले जो इन्हें क्वेश्चन है बनाए, क्वेश्चन है 50 पेजेस का कुछ क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन है जिसमें इन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई है। जैसे पहले मैंने बताया कि हम जो कंपनी सेक्रेटरीज का जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज अच्छे से पूल करेंगे, सिनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज करेंगे, इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब बीइंग अ स्टूडेंट हमको इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ने पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात करी है। अगर पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने अपने जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उन्होंने जो अपने रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, और उन्होंने जो अपना एक्चुअल में जो रिसोर्सेज हैं और उनके जो मॉड्यूल की डिज़ाइनिंग हो गई, उनकी जो भी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो इसमें उनने जो डिलीवर करा है, कंटेंट जो डिलीवर करा है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्हें पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करा है, जो ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़ करा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग में उसका एक एग्जाम्पल सेट करके अगर मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वाली बात लगती है, जैसे कि मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट को एक्चुअल में जो रिलीज़ करना चाहिए, एक मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करना चाहिए 2 मंथ बिफोर एग्जाम, एक रिविजनरी टेस्ट पेपर रिलीज़ करना चाहिए 2 मंथ बिफोर एग्जाम, ताकि स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अपने जो रिसोर्सेज उनको ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए जैसे कि जो पेपर बनते हैं, ठीक है, उन पेपर जैसे अपना जो एक कंपनी लॉ का पेपर है, कंपनी लॉ के पेपर में जो एंड में चैप्टर है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, उस एनुअल रिपोर्ट को जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वे है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसको एनुअल रिपोर्ट को एकदम पूरा ड्राफ्ट करके भी लिखो, ठीक है। भले ही वो मॉड्यूल थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमको ये पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट एक्चुअल में होती कैसे, दिखती कैसी है, ठीक है। उस एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा अंश हर चैप्टर में डाला जाए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पूलिंग ऑफ रिसोर्स से मेरा ये सेंस निकलता है। और के जो है, के की इंपॉर्टेंस किस जगह पे कितनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम चार्जेस की बात करते हैं तो वहाँ पे के का रोल कितना बड़ा आ जाता है। हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, हम डिवेंचर की बात करते हैं, तो इसमें के का रोल कितना बड़ा आ जाता है, हमको ये भी डिफाइन करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो यही होना चाहिए कि एक तो भाई जो पूलिंग ऑफ रिसोर्स की बात हुई, जो इनने बोला है ओवरलैप्स एंड एलिमेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इनका ये कहने का मतलब है कि जो प्रोविजन इन्हें बार बार एक चैप्टर में जो बार बार आगे, मतलब जैसे डायरेक्टर्स का कुछ अंश इनने आगे डाल रखा है, इंट्रोडक्शन में डाल रखा है, ठीक है। शेयर कैपिटल का कुछ अंश बाद में जनरल मीटिंग में उधर कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्हें बीच में जो बार बार रिपीटेशन कर रखा है इनके जो सिलेबस का, एक तो वो इन्हें ओवरलैप करने की बात करिए, और दूसरी इन्हें बात करिए कि हम अपने जो वैल्यूज़ हैं स्टेक होल्डर को ज़्यादा, अब स्टेक होल्डर का मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो आपको भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे ऐसा लिखना है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ने गवर्नेंस की बात बोली है, ठीक है, कि हम गवर्नेंस बढ़ाएंगे। अब गवर्नेंस इनका मतलब क्या, नॉमिनेशन, रोटेशन, डाइवर्सिटी एंड टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये मानते हो जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो ऐसा है कि भाई अब 5 से 10 साल हो गए, ठीक है, और नॉमिनी डायरेक्टर और वो जो चीज़ें हैं, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो प्रोविजंस आज भी ऐसे के वैसे ही चल रहे हैं। और होता है कि जो डायरेक्टर आज रिटायर होता है, रोटेट होता है, ठीक है, कल को वही वापस से बोर्ड में अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब उसके लिए ये काम करने की बात बोल रहे हैं। अब इसमें आपका क्या एक्चुअल व्यू हो सकता है, इसमें आपका व्यू हो सकता है कि सर नॉमिनेशन जब आप कर रहे हो तो नॉमिनेशन का एक अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 से लिंक करके पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए एक अलग डेटा बैंक बना रखा है, उस डेटा बैंक में आपको अप्लाई करना रहता है, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हो, ठीक है। अब नॉमिनेशन के लिए, रोटेशन के लिए भी ऐसा ही कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। टेन्योर मेंबर्स का आप इतना बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए सजेशन दे सकते हो कि मेरा एक ऐसा आइडिया है, मैं ऐसा मॉडिफिकेशन चाहता हूँ कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है तो उनका एक अलग क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को करना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड मतलब अलाइनमेंट ऑफ गाइडलाइंस विद फंक्शनल वेरिएबल्स ऑफ ICSI। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओवरलैपिंग जो होती है ना इनके गाइडलाइंस में, इनका जो फंक्शनिंग है इनमें क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन क्लैरिटी है, और मेरे अकॉर्डिंग ये सही भी है। अगर ये चाहते हैं कि भाई क्लैरिटी है, इंटरप्रिटेशन है, मेरे अकॉर्डिंग, और ओवरलैपिंग बोलिए ओवरलैपिंग कम हो, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है। ये गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। और जो इंटरप्रिटेशन का ही मतलब, अगर कंपनी सेक्रेटरी का मैं रोल बोलूँ तो हमको जितनी पढ़ाई होती है पूरी पढ़ाई इंटरप्रिटेशन के गेम पे ही रखी हुई है। इट्स नेवर अबाउट इंग्लिश, इट्स नेवर अबाउट लॉ, इट्स ऑलवेज अबाउट इंटरप्रिटेशन। लॉ कोई भी पढ़ के समझ लेगा, इंग्लिश सबको आती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का ही मेन गेम है। किसी सेक्शन को किसी दूसरे चैप्टर के सेक्शन से लिंक करके पढ़ना इज़ ऑल द गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन, और वो ही सीखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी उसका ही मास्टर मानेगा और किसी चीज़ का मास्टर नहीं, ठीक है। अब इसमें आपको जो सही लगे वो डाल देना। वैसे जो मैंने फर्स्ट वाला बताया वो शायद इसमें आ सकता है। अब चौथे ने क्या बात बोली है कि हम कमिटी स्कोर बोर्ड को बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एवेल्युएशन पैरामीटर्स देखेंगे। मतलब
अब ये मुझे भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा बहुत टेक्निकल है। जैसे कि ये एनुअल, जैसे मैंने बोला था एनुअल रिपोर्ट के बारे में बोला था, एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज होनी चाहिए, फर्स्ट में बोला था मैंने। अब ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि हम ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा अलाइनमेंट है। और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन मैकेनिज्म, मतलब जो पेपर चेकर होंगे, पेपर चेकर इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ना होके कोई और जो दूसरी एक बॉडी होगी या फिर ऐसी कोई कंपनी होगी, ऐसी कुछ फर्म वगैरह होगी, उनको अपॉइंट करेंगे कि भाई ये हमारे पेपर को इवेल्युएट वगैरह करें। मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। आपको कुछ लगे कि भाई हमको ये चाहिए इस चीज़ में, ये जो जैसे एनुअल रिपोर्ट की हमने बात करी कि एनुअल रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्लोजर बढ़ाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग सही है। अब आपको अगर लगे कि एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि हाँ सर अब इसको हर चैप्टर में इंक्लूड करो, एनुअल रिपोर्ट जो एक्चुअल में होती है उसका थोड़ा सा पार्ट आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इंसर्ट करो, अपने इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में भी इंसर्ट करो। एनुअल रिपोर्ट की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके लिए भी आप डोमेन थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे इवेंट्स रखो जहाँ पे एनुअल रिपोर्ट, KMP, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ कंपनी लॉ जो हम पढ़ते हैं उसमें कितना बड़ा रोल आता है, उसके बारे में बताओ। तो आप ये सब डाल सकते हो कि इवेंट्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात आती है ये बिल्डिंग वर्क इन्वायरमेंट, फोस्टरिंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, प्रोफेशनल एक्सीलेंस और लॉन्ग टर्म जो कि चाहिए ही, सही बात है वो, ठीक है। रिटेन टैलेंट विद ICSI। अब ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम हमारे जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट्स पॉलिसीज़ लेके आएंगे, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्रोग्रेसिंग एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एंड ले एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। उनका जस्टिफिकेशन है क्रिएट अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स टू डिलीवर एक्सीलेंस इन सर्विस बढ़िया करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, फेयरनेस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयज में मेरे अकॉर्डिंग सही है कि ये करना भी चाहिए। इसमें आपको जो सही लगे वो डाल देना कि भाई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द वेरियस सब्सिडरीज ऑफ ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड ICSI रजिस्टर्ड वैल्यूअल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या बात बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक्चुअल में कुछ चीज़ें कर रखी हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही है और जो इन्होंने पहले से ही कर रखी है। इसके स्ट्रेटेजिक प्लान आने के पहले से इनने एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल खोल रखा है। इन्होंने CSR के लिए एक प्रॉपर अलग इंस्टीट्यूट खोल रखा है जिसमें इनके ही मेंबर्स आगे काम करते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो इनकी सब्सिडीज़ हैं उनमें जो काम चल रहा है उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी सर्विस देने की कोशिश करेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग सही है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डालना चाहिए, आप इसको डॉट डाल के भी छोड़ सकते, मतलब अब इनमें जो स्टार लगा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में इन्हें स्टार लगा रखा है, जहाँ आपको लगता है कि भाई हमको एक्चुअल में इनमें कोई मॉडिफिकेशन ज़रूरत नहीं, जो इसमें इंश्योर जस्टिफिकेशन सही है, वहाँ आप क्या करना, वहाँ एक सिंपल करना है इंटरव्यू आंसर में जैसे डॉट डाल के और आगे बढ़ जाना कि भाई हमको इसमें आगे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, या फिर ऐसा बोल देना नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इनने एक चीज़ और बोली, इंटरनेशनल ADR सेंटर। अब इंटरनेशनल ADR सेंटर क्या है, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने CSXG का मॉड्यूल पढ़ा है और CSXG के मॉड्यूल में जो एक GIGL है, GIGL सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन का मेन काम ये है कि बियॉन्ड द कोर्ट सेटलमेंट और फास्ट सेटलमेंट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी लड़ाई होती है सामने वाली पार्टी के साथ, तो आप एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हो, उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग आप कोर्ट के बियॉन्ड सेटलमेंट कर सकते हो, और वो सेटलमेंट फास्ट भी होता है, और फास्ट होने के साथ साथ उसके लिए आपको कोर्ट के बारे में धक्के भी नहीं खाने पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट ने CS प्रोफेशनल के अंदर एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट डाला हुआ है, दैट इज़ नोन एज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। और वो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, आपको लेना हो ले सकते हो, नहीं लेना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, मतलब ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इनको पढ़ाते ही नहीं, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक बेस्ट एरिया है। अब ये बोल रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ADR मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर खोल रहे हैं, जहाँ आप कोर्ट के बाद सेटलमेंट कर दोगे, सेटलमेंट फास्ट भी होगा, ठीक है। फास्ट होने के साथ साथ आपको कोर्ट के बाद धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम क्वालिटी सर्विस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप इसमें क्या चैलेंजेस, क्या चीज़ें चाहते हो, क्या मॉडिफिकेशन चाहते हो, क्या आपका क्या आइडिया है यहाँ, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे ना। अब इनने एक और बात बोली, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ इंडिया। ये गवर्नेंस प्रोफेशनल से इनका क्या मतलब है, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, हम गवर्नेंस के लिए ही माने जाते हैं। एक हमको एक सब्जेक्ट पाया जाता है CS प्रोफेशनल में, नोन एज इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का कोई सब्जेक्ट है, मेरे को इतना आइडिया, मैं अभी खुद एग्जिट हूँ, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका लिंकेज कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है कि गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ बहुत बात बोल रहे हैं।
क्रिएटिंग डेडिकेटेड सेक्रेटरीट ऑफ कंपनी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ICSI। ICSI के अलावा एक प्रॉपर बॉडी बना रहे हैं जो गवर्नेंस का ही काम करेगी, जो मतलब लॉज एप्लीकेबल जो हैं उसका देख रेख का कि भाई ये एक्चुअल में लॉ का कंप्लाइंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ईयरली बेसिस पे कितना कंप्लाइंस हो रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट पूरी आगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट करना, उसका देख रेख का काम एक प्रॉपर बॉडी बनाने की कोशिश हो रही है इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ इंडिया। एक बॉडी ऑलरेडी शायद मेरे अकॉर्डिंग CSR के लिए बनी हुई है, मुझे इतना आइडिया नहीं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जाके एक बार मैं चेक करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब वैसे तो मुझे ये सब आंसर लिखने चाहिए, बट मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि मुझे आगे और एक्सप्लेनेशन देना है, तो मैं अभी सब में डॉट डाल के नेक्स्ट करता हूँ। आपको जो सही लगे आप वो आंसर लिख के इंस्टीट्यूट को सेंड कर देना। Fostering an ethical culture. Fostering an ethical culture to attain the larger goal of good governance. अब यहाँ कल्चर की बात हो रही है कि भाई एक अच्छा कल्चर बनाएंगे जिससे हम गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी ला सके, गवर्नेंस को और अच्छा बेटर कर सकें। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा मुझे इसमें लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो मैं डॉट ही डाल रहा हूँ सब में। सेंट्रलाइज्ड ICSI, CGRT एंड ICSI एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो CGRT है जो कि एक्ट करेगा सेंट्रलाइज रिसर्च सेंटर एंड रिमेनिंग CGRT शुड बी ट्रांसफर्ड एज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स मेनली टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया खुद के टीचर्स होंगे जो कि आगे CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश हो रही है दैट इज़ नोन एज एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज के बच्चे जाएंगे और वहाँ पे उनकी पढ़ाई होगी। आज अभी क्या होता है, प्राइवेट एजुकेशन है, सब अपने अपनी कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं और फिर आगे जो फर्दर प्रोसेस होता है उसके हिसाब से अपने लेक्चर्स देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। बट अब इंस्टीट्यूट की कोशिश है कि भाई इंस्टीट्यूट के अंदर ही ऐसा कुछ सेंटर हो जिसके थ्रू इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स सिलेक्टेड हैं उनको एक वो स्टूडेंट तक पहुँचे और एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें। मेरे अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे उससे होगा ये प्राइवेट कोचिंग्स का जो चलन है वो खत्म हो जाएगा। और टू स्टैब्लिश सफिशिएंट नंबर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स टू केटर। और इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है जो एक जो मतलब फ़ीस है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आता है, सबको एक नॉमिनल फ़ीस में एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिलने की कोशिश है। अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, बट एक कोशिश है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब इसमें आपको क्या चेंजेस चाहिए, इसमें मतलब आपको कैसे क्वालिटी टीचर्स चाहिए, इसमें आपको एजुकेशन में मतलब आपको क्या प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग देखने को मिलनी चाहिए, वो आप इसमें मॉडिफिकेशन या इनोवेशन जो आप चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं अभी डॉट डाल रहा हूँ सब में। Empowering the region of the institute. Equip regional officers adequately. Greater accountability of regional directors and their respective secretariat. 2 days induction training for members of regional council once 4 years. Focus on capacity building and grooming then regional council member in turn to guide members of the managing committees of chapters within their respective regions. ये सब पूरा RD गेम है। हमने पढ़ा होगा कि भाई कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग 7 या 8 RD हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, और RD के बाद जो आता है वो ROC आता है। ROC की जितनी भी फाइलिंग्स होती है, जितने भी चेंजेस होते हैं वो RD के पास जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि काउंसिल मेंबर्स जो और जो दूसरे ऑफिस बियरर्स हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाए जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, जिससे उनको जो नॉलेज है नॉलेज इन्हांस हो। ठीक है, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग रखी जाए, 2 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक बार हर 4 साल में होनी चाहिए ये 2 दिन की ट्रेनिंग, जिससे उनकी स्किल बढ़े, जिसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े RD की। ठीक है, और क्या गुड काउंसिल प्रैक्टिस अप्लाई द गुड काउंसिल प्रैक्टिस करेंटली एप्लीकेबल टू सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स टू द रीजनल काउंसिल। एक गुड काउंसिल प्रैक्टिस भी हो जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स को भी पहुँचे, रीजनल काउंसिल को भी पहुँचे, और जो रीजन ऑफिसर्स हैं वो एक्टिवली इंगेजमेंट करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़े टाइम में मतलब सो जाते हैं, फिर भाई थोड़े टाइम पर एकदम से उड़ जाते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, कहीं ना ये अच्छी चीज़ है। मैं जस्टिफिकेशन दे रखा, आपको लगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, इसमें डाल देना, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, मैं अभी सब में डाल देता हूँ। Empowering the chapters 2 of the institute objective provide for adequate staffing, continuous training and grooming of resources posted at the chapter office.
अच्छा, ये क्या बात बोल रही है, ये बात ये बोल रहे हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर ऑफिस है, जैसे मतलब इंडिया में बहुत सारे चैप्टर्स ऑफिस है इंस्टीट्यूट के, ठीक है, तो कई बार स्टाफ नहीं होता है, ठीक है, स्टाफ होता है पर उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई होती है, ठीक है, प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हुई होती है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी प्रोवाइड करने की बात करें। दूसरी चीज़, मॉनिटरिंग ऑफ चैप्टर्स बाय आरडी, जो रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है, वो चैप्टर्स की मॉनिटरिंग करेगा कि भाई ये प्रॉपर कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो इनने मतलब जो जैसे एक प्रोग्राम है टीडीओपी, एक प्रोग्राम है ईडीपी, एक प्रोग्राम है सीएलडीपी। टीडीओपी जो पहले था वो पहले था ओडीओपी, ओडीओपी मतलब मंडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें एक दिन आपको बीइंग एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट आपको इंस्टीट्यूट की चैप्टर ऑफिस जाना होता है, सेशन अटेंड करना होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट बेस पे आप आगे फर्दर एलिजिबल हो गए टू गिव एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स। अब वो हो गया टीडीओपी। टीडीओपी मतलब 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सेंस क्या है, जो चीज़ एक दिन के लिए होती थी वो 3 दिन होती है, ठीक है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें आपको सब बताया जाता है कि सीएस क्या काम करता है, सीएस का रोल क्या है, सीएस बीइंग अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आज के टाइम पे सीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, आज जॉब मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है, आज एक्चुअल कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और सीएस का रोल सिर्फ कंप्लाइंस तक रेगुलेटेड नहीं है, सीएस का रोल बहुत बड़ा है, कंसल्टेंसी में बहुत बड़ा काम है, ठीक है, तो वो सब काम बताया जाएगा। अब वो चैप्टर ऑफिस को करने हैं, ठीक है, लेकिन वो चैप्टर ऑफिस कई बार हो सकता है कि कुछ चैप्टर ऑफिस वर्क नहीं करते होंगे प्रॉपर, या फिर करते भी होंगे, तो उनकी पूरी एक रिपोर्ट बना के आईडी को देनी होगी, ऐसा कहना है, मानना है। दूसरा, मेंटरशिप स्कीम, प्रॉपर इंडक्शन एंड ट्रेनिंग टू द एम्पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी, जो मतलब जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रॉपर मतलब एक ट्रेनिंग लेके आना। MIS सिस्टम एंड परफॉर्मेंस एलिवेशन फ्रेमवर्क विद मैंडेटरी रिव्यू ऑफ चैप्टर बार बार रिव्यू करेंगे भाई, एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाएंगे जिससे चैप्टर बार बार रिव्यू हो चैप्टर ऑफिस का, ठीक है, ये सब बात बोलिए, आपको जो सही लगे आप वहाँ लिख देना, मैं अभी सब नेक्स्ट कर रहा हूँ डॉट डाल के। अब आया मेन गेम, जो एक्चुअल में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये तो भरना ही भरना है, और क्यों भरना है मैं बताता हूँ। इन्हें कोर्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आने की कोशिश करी। अब मैं बताता हूँ क्या चेंजेस हैं। पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसमें CS EET, फिर एग्जीक्यूटिव एंड फिर प्रोफेशनल, और EET का जो गेम है ना, ये EET का गेम इज़ नॉट ओनली कि भाई साल में एक बार होता है, ये साल में 4 बार होता है, साल में 4 बार होता है, मतलब कि ये एग्ज़ाम ईयरली 4 टाइम्स कंडक्ट होता था। अब इनकी एक दूसरी कोशिश है टू कंडक्ट CS फाउंडेशन प्रोग्राम, देन CS एग्जीक्यूटिव एंड देन CS प्रोफेशनल। अब इनमें इनकी कोशिश क्या रहेगी, CA में जैसे एक फाउंडेशन एग्जाम होता है जो साल में 2-3 बार कंडक्ट होता है, पहले 2 बार होता था, अब 3 बार होता है। इनकी ये कोशिश है कि हम CS का भी एक फाउंडेशन प्रोग्राम जो EET से पहले, CS EET से पहले हुआ करता था, उसको वापस से लेके आएँ, जिससे जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है खाली वो ही एग्जीक्यूटिव में पहुंच पाए, और वो ही क्वालिटी स्टूडेंट्स फिर वापस CS प्रोफेशन में अपीयर कर पाए। पहली कोशिश इनकी ये है, जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ करी है। रीज़न भी, पहले EET में कोई भी बच्चा आ जाता था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में पढ़ जाती है, एग्जीक्यूटिव का सिलेबस और EET के सिलेबस में ज़मीन आसमान फर्क है। उसके बाद जब वो CS प्रोफेशनल में घुसता था तो CS प्रोफेशनल क्लियर नहीं होता, हर टाइम के लूप में फंस जाता, और फिर इस कोर्स को निकाला जाता। उससे 10 गुना बेटर है कि घुसे ही वो क्वालिटी बच्चा जिसको एक्चुअल में पढ़ाई के अंदर जो एक्चुअल में दम मार सकता है, जो एक्चुअल में इस कोर्स के लिए कैपेबल है, हर बच्चा घुसे भी नहीं, ठीक है। मुझे लगता है जो बहुत बढ़िया चीज़ करी है, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। आगे इनने क्या बोला है, इनने बहुत सारे अलग अलग क्लॉसेस डाले हैं, जैसे 10A। अब ये 10A क्लॉज ये बोलता है कि फाउंडेशन जो प्रोग्राम होगा उसमें आपके पास 2 अल्टरनेटिव हम देंगे। पहला, या तो कंप्लीट ऑनलाइन मोड के साथ आप जाओ, और दूसरा या तो फिजिकल क्लासरूम टीचिंग के साथ जाओ, ठीक है साहब, क्योंकि मुझे लगता है फाउंडेशन लेवल पे एक अच्छी चीज़ करी है, ठीक है। अब इनका ये मानना है कि इससे हम लर्निंग को इन्हेंस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाएंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। अब इनका जस्टिफिकेशन है हम ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे और फिजिकल क्लासेस भी देंगे एज चैप्टर्स, या फिर इनने जो वो ESDC बनाया था, एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, या तो वहाँ पे, एंड कंटिन्यूस असेसमेंट टू बिल्ड डीपर, वापस से सुनना, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स की अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, कम्युनिकेटिव लर्निंग टू बेटर कनेक्ट विद द इंस्टीट्यूट एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन। तीसरा, एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ CLDP। और मुझे ये नहीं समझा CLDP, जो एक्चुअल में CS प्रोफेशनल जब आप क्वालिफाई करते हो, CS प्रोफेशनल क्वालिफाई करने के बाद व्हेन यू गो फॉर द ट्रेनिंग, आपकी जब ट्रेनिंग एक्चुअल में कंप्लीट हो जाती है,
तब आपको एक प्रोग्राम कराया जाता है CLDP। अब CLDP का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसमें कैसे होगा वो मुझे नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि ये जो CLDP की ट्रेनिंग है ना, ये एक्चुअल में एग्जी स्टूडेंट्स को भी नहीं कराई जाती, प्रोफेशनल को भी नहीं। जो क्वालिफाई हो जाता है, जो एक्चुअल में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, वो करता है। इलेक्टिव मॉड्यूल्स फॉर डीपर नॉलेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। रिवाइज पासिंग क्राइटेरिया के लिए अब बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है अगर इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को चेंज कराना, जो कि शायद फाउंडेशन लेवल पे नहीं होगी, बट एग्जी एंड प्रोफेशनल लेवल पे हो सकती है। मैं बताता हूँ क्यों। आगे मैं बढ़ता हूँ। होलिस्टिक, अब आपको इसमें जो सही लगे वो आपकी रीजनिंग के हिसाब से बता देना कि मेरे को अल्टरनेटिव 1 पे जाना है या 2 पे जाना है। अभी मैं डॉट डाल रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, अब आता है मेन गेम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए क्या, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अब ये चीज़ चाह रहे हैं कि कंप्लीट ऑनलाइन मोड विद सेंट्रलाइज ICHI HQ एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो इसके लिए ऑप्ट करो। या दूसरा फिजिकल क्लासरूम टीचिंग इन चैप्टर्स एंड ESDC, ठीक है। इसमें वही बातें बोली जो पहले बातें बोली थी। अब मैं पासिंग क्राइटेरिया और इसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्लैरिटी क्या है। इन्हें जो अभी ड्राफ्ट स्टडी एक्शन प्लान लाया है और इनके अकॉर्डिंग जो पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए, जो पहले क्या था और अब क्या होना चाहिए, मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पासिंग क्राइटेरिया समझ लेना, फिर हम इसमें क्लासरूम का क्या सेशन वगैरह है, क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो पहले हुआ करता था, दैट इज़ आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 एंड इन एग्रीगेट आपको 50 मार्क्स लाने पड़ते थे, जिसको अब ये चेंज करके ये कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स चाहिए एंड इन एग्रीगेट आपको 55 मार्क्स चाहिए, जो कि पहले 50 मार्क्स था इन एग्रीगेट, ठीक है। मतलब अगर 400 मार्क्स का पेपर होता था, मैं एक्चुअली पेंसिल ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब एक्चुअली में अगर 400 मार्क्स का पेपर होता था, 400, तो आपको इसमें से पास होने के लिए पहले 200 लाने पड़ते थे, ठीक है। और इंडिविजुअली हर पेपर में आपको 100 में से 40 मार्क्स आने पड़ते थे। लेकिन अब जो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर अलॉन्ग विथ 55 मार्क्स, 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स। इनका कहने का मतलब है आपको पास होने के लिए 100 में से 50 चाहिए। ये 50 है इंडिविजुअली, एंड 55 मार्क्स मतलब कि आपको 200 में से सॉरी 200 लिख दिया मैंने, 400 लिखा था। इन टोटल आपको 400 में से 220 मार्क्स आने होंगे। तो मुझे ये नहीं समझ रहा ये क्राइटेरिया इनने ऐसा क्यों इतना स्ट्रिक्ट बनाया है कि आपको 50 में से 100 में से 50 चाहिए और इन टोटल 400 में से आपको 220 मार्क्स चाहिए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनने एग्जाम्पशन का जो क्राइटेरिया बनाया है, एग्जाम्पशन के क्राइटेरिया में भी बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं। जो एग्जाम्पशन पहले आपको मिलती थी 60 मार्क्स इंडिविजुअली इन एवरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ 25, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स, मतलब जिसमें आपको एग्जाम्पशन चाहिए उसमें आपको 60 मार्क्स चाहिए होते थे आउट ऑफ 100। और मान लो कि भाई आप बाकी सब्जेक्ट में पास नहीं होते तो भी आपको मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए होगा।
आउट ऑफ 100। जिससे होता ही था कि अगर आपके 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 एवरी अदर सब्जेक्ट्स में आ गए और ये किसी एक सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, 60 आउट ऑफ 100, तो आपको वो पेपर 60 वाला एग्जाम हो जाएगा। अगले अटैम्प्ट में आपको वो पेपर नहीं देना है, बस जिनमें 25-25 आए वो तो आपको वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ये पहले की चीज़ थी। और अब क्या सिनेरियो क्या कर रहे हैं, 60 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस बाय एग्रीगेशन क्राइटेरिया ऑफ 55 मार्क्स विल बी एप्लीकेबल फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 55 मार्क्स चाहिए टू गेट एग्जेम्पशन। बाकी में आपको 55 आउट ऑफ 100 चाहिए। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई अगर कोई बच्चा 55 आउट ऑफ 100 ले आता है चारों पेपर तो वैसे ही पास है, क्योंकि इनने जो क्राइटेरिया रखा है वो 220 का रखा है। अगर 50 लाता है तो 200 बनते हैं और 55 लाता है तो 220 आउट ऑफ 400 बन जाता है, तो वो वैसे ही पास है। उसको तुम 60 भी दे रहे हो, 55 भी दे रहे हो, फिर बोल रहे एग्जाम हो जाएगा, तो मुझे क्राइटेरिया समझ नहीं आता। इससे तो पहले वाला बेटर था, ठीक है। और अभी गेम यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इनने जो एक्चुअल में आगे चीज़ें करी है वो मैं बताऊँगा तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब इनने जो क्लासरूम टीचिंग वाली चीज़ करी है, इसमें ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कि 3 महीने की तो आपको मैंडेटरी क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और 3 महीने की जो मैंडेटरी जो मुझे लग रही है फॉर ईच मॉड्यूल, इन्हें 2 मोड दिए हैं, एक तो ऑनलाइन ऑप्ट कर लो या रीजनल ऑफिस वाली ऑप्ट कर लो, ठीक है। पर अब सुनना, असेसमेंट क्राइटेरिया, एंड ये जो क्लासेस वाली बात है खाली जो मुझे लग रहा है जो फाउंडेशन और एग्जी में क्या चीज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन और एग्जी में ये चीज़ कर रहे हैं कि पहले तो ये ऑनलाइन मोड भी दे रहे हैं और फिजिकल वाला मोड भी दे रहे हैं, और ये ऑनलाइन और फिजिकल वाला भी दे रहे हैं, ठीक है। दोनों में से आपको कुछ ऑप्ट करना है। पहले जो ये चीज़ थी ये ऑल्टरनेटिव थी, और मतलब ये ऑप्शनल थी, ये शायद मैंडेटरी हो सकती है, वही होगी नहीं होगी ये नहीं पता, बट हो सकती है। बट फाइनल लेवल जो प्रोफेशनल लेवल है, इनमें इन्हें एक चीज़ क्या करी कि 3 महीने की आपको मैंडेटरी क्लासेस लेनी ही पड़ेगी, मतलब इसमें आपका कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। वो आप ऑनलाइन लो, वो आप कैसे भी लो, ऑनलाइन लो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लो तो ऑफलाइन। और इसमें फाइनल में क्या चीज़ करने वाले हैं, 70% वेटेज गिवन फॉर मार्क्स इन रेगुलर एग्जामिनेशन एंड 30% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स इन मंथली असेसमेंट एट फाउंडेशन, एग्जी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट फाइनल प्रोफेशनल लेवल। मतलब ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। मैंडेटरी वाली 3 महीने वाली ये शायद फाइनल के लिए ही है, और बाकी ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि 70 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 2 क्राइटेरिया रखे, एक तो 70% वेटेज वाला और एक 30% वाला। पहले आपको पास होने के लिए 100 में से चाहिए देते थे 50, वैसे 40 चाहिए देते थे, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आपको 50 चाहिए देते थे। 100 में से आपको पास होने के लिए चाहिए देते थे 50। अब इनका ये मानना है कि 50 का 70%, यानी कि 35 मार्क्स। मार्क्स आपको चाहिए एग्जामिनेशन मोड में, ठीक है। मतलब आपको 100 में से 50 लाने होंगे, जिस 50 को हम कंसिडर करेंगे ये आपके 35 मार्क्स है, जिसका 70% हम लेंगे, ठीक है। और आप खाली इस पर ही बात नहीं होंगे, इसके बाद आपको 30% चाहिए इन मंथली असेसमेंट मोड। मतलब हर महीने जो आपकी क्लासेस चलेगी उसके बेस पे जो 3 महीने इन्हें मैंडेटरी कर रखा है, जो मुझे लग रहा है जो उसके बेस पे शायद हो सकता है, हर महीने का जो असेसमेंट होगा उसके असेसमेंट के बेस पे आपको 30% की वेटेज दी जाएगी। मतलब अगर 100 मार्क्स का असेसमेंट हो रहा है
और 100 में से 50 आ रहे हैं, तो उसका 30% यानी कि 15। इतने मार्क्स दिए जाएंगे और ये इन टोटल होके बनने चाहिए आपके 55, बट ये तो 35 और 50 नहीं बन रहा है। इंस्टीट्यूट की साइड से अभी इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं, इनने खाली एक ड्राफ्ट निकाला है कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग न्यू सिलेबस 2027 और 2028, जिसके लिए इन्हें एक ड्राफ्ट निकाला, इस पर ओपिनियन चाहते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका ये मानना है कि इनका टोटल आपका बनना चाहिए 55, और ये 55 बनेगा तो आप पास होंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। इससे तो पहले जो इनने क्राइटेरिया रखा हुआ है 100 में से 50 आने वाला, वो ऑलवेज बेटर है, क्योंकि पता नहीं ये एक्चुअल में ये चीज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे होगी इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, और शायद ये जो ड्राफ्ट ये अभी लेके आए हैं, इसको ड्राफ्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते करते ही शायद 2028 हो सकता है। अब इसको एक्चुअल में आपको जो भरना है, इन्हें जो एग्जीक्यूटिव के लिए निकाला हुआ है, प्रोफेशनल के लिए निकाला हुआ है, और तो आपको इनमें यही चीज़ें पॉइंट आउट करनी है कि सर आपने जो एक तो क्राइटेरिया जो बताया है 55 एक्चुअल में गलत, जो क्योंकि इंस्टीट्यूट का पेपर का लेवल ही इतना हाई है कि आपको 50 मार्क्स लाने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो 55 का क्राइटेरिया कैसे सेटअप करोगे, एंड इट्स नॉट 10th-12th एग्जाम कि भाई आप 10th-12th के जैसे 20 मार्क्स अपने हिसाब से रखोगे, 80 मार्क्स का पेपर करोगे, वैसा वाला क्राइटेरिया नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो 3 महीने की मैंडेटरी कोचिंग बोल रहे हैं, अब क्या आपके पास इतने क्वालिटेटिव टीचर्स हैं कि भाई आप 3 महीने की मैंडेटरी कोचिंग रखवा सकते हो अपने इंस्टीट्यूट पर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई अगर इतने क्वालिटेटिव टीचर्स होते तो हर बच्चे को एक प्राइवेट अकेडमी के पास जाने की कोशिश होती। मैं नहीं मानूँ कि भाई नहीं हो सकते हैं, बट क्या आपके पास हर चैप्टर्स पे इतने क्वालिटेटिव टीचर्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से बच्चे को अदरवाइज मतलब अलग से प्राइवेट कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये 3 महीने मैंडेटरी वाला गेम क्या है, क्योंकि वी आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, वी आर नॉट गोइंग कॉलेज, तो ये 3 महीने मैंडेटरी कोचिंग का आपने क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है? तीसरी चीज़, ये जो 70-30 आप बोल रहे हो, ये 70-30 एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली आपको ऐसा करना ही था कि बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज को इवेल्युएट करना था, तो जो आप 70-30 का रूल लेके आ रहे हो और फिर आप जो 55% और ये 60% वाला क्राइटेरिया लेके आ रहे हो, इसको कंडक्ट ना करके आप सिंपल सीधी एक चीज़ कर सकते थे कि हम 50 मार्क्स का पेपर लेंगे और 50 मार्क्स हम 1 महीने के लिए आपको इंस्टीट्यूट के चैप्टर ऑफिसर बुलाएंगे और उस पर हम आपसे बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल मतलब बहुत सारे अलग अलग असेसमेंट्स बनवाएंगे, बहुत सारे मतलब अलग अलग जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वैसा काम दिखवाएंगे, और वैसा आपका कंसल्टेंसी जो काम है उस पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करा जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स बैठेंगे, इंस्टीट्यूट के जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस लोग हैं वो बैठेंगे और वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है वो, और उसके बेस पे हम 50% के बेस पे आपको मार्क्स दे देंगे और 50% या 70% का आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर लेते। ठीक है, आपने ये क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग जो सही नहीं है, जो पहले वाला ही सही था, जो 100 में से 50 लाने वाला पूरा प्रॉपर पेपर हुआ वो वाला ही सही था, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत गलत है। ठीक है, आपको यही सब चीज़ें इसमें जो ड्राफ्ट है इसमें लिखनी है। दूसरी चीज़, अब जो इन्हें नई डेट शीट निकाली फॉर जून, पहले ऐसा होता था कि भाई 2 मॉड्यूल के बीच में 1 दिन का गैप तो होता ही होता है, किसी भी एक पेपर के बीच में 1 दिन का गैप देंगे। अब ये क्या चीज़ कर दें कि भाई 1 भी दिन का गैप नहीं देंगे, एकदम ही टफ कर देंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी हद पर हार्ड ले जा रहे हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, यही सब चीज़ें इन्हें माना है कि भाई हमको रीजनिंग दो, तो आपको यही सब चीज़ें एक्चुअल में इसमें लिख के देनी है कि सर आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपके पेपर का लेवल एक अलग ही है। आपने ना मॉड्यूल में कुछ दिया हुआ है, ना मॉड्यूल में एक भी केस स्टडी दी हुई है, आपका पेपर हद पार बनता है। ठीक है, उसके बाद आप जो ये चीज़ बोल रहे हो 3 महीने की मैंडेटरी, तो आपके इंस्टीट्यूट पे क्या इतने क्वालिटेटिव टीचर्स हैं? और अगर हैं तो क्या हर चैप्टर पे इतने क्वालिटेटिव टीचर्स हैं जो इतनी डीपर लेवल की नॉलेज जो आप बोल रहे हो और फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हो ये एक्चुअली दे पाएंगे या आपके स्टैंडर्ड को सेट कर पाएंगे? चौथी चीज़, ये जो 3 महीने की मैंडेटरी है ये सर एक्चुअली वे हर किसी के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ जॉब वाले होते हैं, कुछ फाइनल में, और सबके घर के क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, एंड वी आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पे
हमको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप ये तो वही चीज़ कर रहे हो कि भाई कॉलेज आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको इनमें लिख के देनी है। ये क्राइटेरिया आगे पासिंग क्राइटेरिया, मैं यही बता रहा था कि सर ये पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पेपर वैसे ही हद पार बहुत डिफिकल्ट है। तो यही सब चीज़ें हमको इसमें आंसर्स में लिख के देनी है, जिन्हें आंसर्स मांगे। स्टूडेंट के पॉइंट से जो पूरा क्राइटेरिया था इस क्वेश्चन का, वो पूरा क्राइटेरिया यही था। मैं अभी सब में डॉट डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअल में पहले भर रखा है ये फॉर्म। अब इनने एग्जामेशन भी दी है फिजिकल क्लासरूम के, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन से कर, अरे भाई फॉरेन से करना होता है, मैं इधर क्यों करता, फॉरेन की कंट्री से करता CS कोर्स। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स ऑफ लर्निंग एंड ये इन्हें हमको वही सब भर के देना है कि सर आपने ये गलत कर रखा है, कोई ये एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप फाउंडेशन प्रोग्राम में ये क्या करते हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम में अभी 4 पेपर लेके आते हैं और चारों अलग अलग पेपर, जो कहीं ना कहीं एक हद तक सही है। EET से एक बेटर लेवल लेके आ रहे हैं फाउंडेशन में, जहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ क्वालिटिव बच्चा जो एक्चुअल में पोस्ट आगे परस्यू करना चाहता है वो ही एंटर हो एग्जीक्यूटिव में, हर कोई एंटर नहीं हो। बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आधे लोग ही फर्क इसलिए जाती है क्योंकि सिलेबस हद पार है, और वो बच्चा जो एक्चुअल में इसमें सीरियस नहीं वो भी आ जाता है EET मोड से। मैंने रखा हुआ है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस, इसकी 60% वेटेज रखी हुई है, जो कि मुझे लगता है बहुत सही है। रीज़न मीन कंपनी सेक्रेटरी का सबसे बड़ा काम है कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है। और कंपनी लॉ की अगर 60% नॉलेज आपको फाउंडेशन में ही मिल जाएगी तो आपका एग्जीक्यूटिव में पढ़ने का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, और इवन एग्जीक्यूटिव में बर्डन थोड़ा कम होगा कंपनी लॉ को। रीज़न मीन EET वाले को कुछ भी नहीं पता होता, एग्जीक्यूटिव में आता है दिमाग ख़राब हो जाता है, 1-1.5 साल कैसे पता कहाँ निकल जाता है। थोड़ा नॉलेज होगा कंपनी लॉ के बारे में तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव में पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई एक ऐसा रहेगा, थोड़ा स्मूथ जाएगा कंपनी लॉ। बाकी तो फिर सब सही है, ये जो मॉड्यूल्स वगैरह डिज़ाइन करे हुए हैं। बाकी फिर आपको कुछ लगे कि भाई मॉड्यूल में भी ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, जैसे कि मतलब KMP वाले चैप्टर को बार बार आगे पीछे थोड़ा रूल हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में बताना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट का क्या रोल है हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में बताना चाहिए, ठीक है। जो हम CFM में जो रेशियोज़ वगैरह पढ़ते हैं, वो रेशियोज़ एकदम एनुअल रिपोर्ट में डाला हुआ है, ठीक है। उन रेशियोज़ का एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है वो थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहिए। जनरल एंट्रीज़ का जो क्या यूज़ है वो एक्चुअल में इलेबोरेट करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, अब इन्हें ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा चेंज लेके आए। अब इन्हें ट्रेनिंग का क्या कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए लेके आने वाले हैं, जो पहले थी 1 दिन वाली, जो फेस एग्जी में भी ये एप्लीकेबल थी, पर वो ODOP बोलते थे उसको, फाउंडेशन के लिए थी। अब CDOP जो मैंने पहले बताया था, और एक EDP होता है जो एग्जीक्यूटिव पास वालों के लिए, मतलब जो प्रोफेशनल में घुस गए उनके लिए 15 डेज़ का एक EDP प्रोग्राम होता है। और एक CLDP, हाँ CLDP में एक चीज़ इनने गलत करी है, CLDP में 2 मोड देते थे, एक रेसिडेंशियल एक नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक वो रेसिडेंशियल वाला फिक्स कर दिया कि भाई रेसिडेंशियल से करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसकी फ़ीस 20-25 हज़ार रुपये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है 15-20 दिन के लिए, क्योंकि नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड है। तो CLDP लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ गलत करी है। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म भरे तो मैं बार बार नहीं भरूँगा, तो मैं डॉट डाल रहा हूँ। बाकी आप इसमें जो भी मतलब आपके व्यूज़ हैं वो रख सकते हैं। बाकी एक चीज़ तो गलत करी CLDP के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में इन्हें एक चीज़ करी है कि भाई आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो आफ्टर क्लियरिंग CS प्रोफेशनल 12 मंथ्स की कर लो, आफ्टर क्लियरिंग CS प्रोफेशनल 15 मंथ्स, या आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव 21 मंथ्स। मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव 21 मंथ्स इज़ फार बेटर देन आफ्टर क्लियरिंग CS प्रोफेशनल 15 और 12 मंथ्स। क्यों? एग्जीक्यूटिव क्लियर करने हर कंपनी सेक्रेटरी या हर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव में एनरोल उनको क्लियर नहीं है कि भाई CS का रोल क्या है, ठीक है, इवन आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और काम कैसा क्या होता है। बट जब आपको एक फ्लेवर मिल जाता है कि भाई हमने ये काम देखा हुआ है, हमने 1-2 महीने 4 महीने एक्चुअल में एग्जी क्लियर करने के बाद काम किया हुआ है, एक्चुअल में CS प्रोफेशनल सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आता है, और CS का एक्चुअल में स्कोप भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आप काम सीखते जाते हो, आप काम करते जाते हो, आप पढ़ाई भी करते रहते हो, ठीक है, आपका दिमाग भी खुलता रहता है, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 इज़ मोर बेटर देन ऑप्शन 1 एंड 2। मैं होता तो शायद ऑप्शन 3 को ही ऑप्ट करता, भले ही 21 मंथ्स हो आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव, बट इट्स फार बेटर देन आफ्टर क्लियरिंग CS प्रोफेशनल, क्योंकि CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो माइंडसेट विल बी लाइक आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी नाउ, और मुझे अब सैलरी मिलनी चाहिए,
मैं इतना भाई ज़्यादा घिसूँगा नहीं। और कहीं ना कहीं जो आपको अपॉइंट करता है उसका ही माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है। रीज़न बिंग इसका एग्जी प्रोफेशनल क्लियर है, इसको बहुत सी चीज़ें आती होगी। एग्जी क्लियर है तो बहुत सी चीज़ें नहीं आती होगी, इसको सिखाना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्लियर है, बहुत सी चीज़ें आती होगी, सिखाना नहीं पड़ेगा, ये वो। मेरे अकॉर्डिंग एग्जी क्लियर वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज एग्जी में ही बहुत टाइम लग जाता है, एग्जी ही बहुत डिफिकल्ट है। प्रोफेशनल कहीं ना कहीं थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है, और कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेवर मिल जाता है काम करने का। तो मैं होता तो ऑप्शन सी, और मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया, तो मैं बार बार फिल नहीं करूँगा। एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से एग्जामेशन वाला क्राइटेरिया भी है, वो क्या है मुझे भी नहीं पता, बाकी आप देख लेना उसमें। हाँ, कॉन्वोकेशन सेरेमनी का एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज़ होती थी, कॉन्वोकेशन का अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम 2 बार कराएंगे साल में, ठीक है, और वो इनके सेंटर्स पे ही होगा। और जो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ACS सर्टिफिकेट अपॉन कंप्लीशन टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट विदाउट डिले, री-इन्फोर्समेंट एंड मोटिवेशन। पहले ऐसा होता था भाई, क्लियर होने के बाद कुछ साल भर में या 6-7 महीने बाद आपको कॉन्वोकेशन के लिए जाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था उसमें, और कॉन्वोकेशन आपकी होती थी। अब ऐसा है कि भाई आपको क्लियर होने के बाद जब आपकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्वोकेशन साल में 2 बार रखेंगे ESDC में, एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में, ठीक है। और उनका जस्टिफिकेशन है कि आपको ACS का जो सर्टिफिकेट है, वो ACS का सर्टिफिकेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा जब आप कंप्लीट करोगे, और उसमें कोई डिले नहीं होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है। पहले बहुत डिले होता है इन चीज़ों में। एम्पावरिंग एजुकेटर्स भी अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम अच्छे क्वालिफाइड एजुकेटर्स लाएंगे, जिनको एक्चुअल में अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स होगी, ट्रेनिंग होगी वगैरह वगैरह। एक नेशनल कन्वेंशन प्रोग्राम की बात भी हो रही है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं हर साल कि भाई हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ये इवेंट करके आ रहे हैं, ये है वैसे वैसे। हमको जो सही लगे कि भाई हमको ये प्रोग्राम की और चाहिए, या ये चीज़ें और स्ट्रेंथ करनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए। जैसे AI आ गया है, तो AI का क्या रोल है, इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट का क्या रोल है हमारे लाइफ में, आर्बिट्रेशन का क्या रोल है, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, डाल सकते हो भाई। ये इन एरियाज पर आप फोकस करो। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे फॉर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इसको थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जैसे मतलब नेटवर्किंग वगैरह ये सब अलाउ नहीं था। एडवर्टीज सबसे बड़ी चीज़ जो इनमें करी है फॉर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, टू लिबरलाइज एडवर्टीजमेंट। पहले कोई भी कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज को एडवर्टीज़ नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देती थी अगर वो अपनी सर्विस को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। बट एक सबसे बड़ी चीज़ ये जो करने वाले हैं, ये दिस लिबरल एडवर्टीजमेंट, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे बहुत सही लगा है। नेटवर्किंग अलाउ कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। अच्छा, अब ये एक AI के साथ में कुछ इंटरफेस करने की कोशिश करें, जैसे कि यूडिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ECIN पोर्टल, कि भाई इनकन्सिस्टेंसी और डुप्लीकेशंस अवॉइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह बना रहे हैं। मेंबर का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, NGOs वगैरह, ये अब जिसमें जो सही लगे भाई, ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, अब डाल देना। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, PhD प्रोग्राम, MOU सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत सी जगह साइन है, तो बहुत से मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आने की कोशिश कर रहे हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। सही है भाई, अब इतना बुरा भी नहीं। हाँ, VR बेस्ड बोर्डरूम सिमुलेशंस, ये मुझे भी नहीं समझा। VR बेस्ड बोर्डरूम सिमुलेशंस मतलब कैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि VR इज़ समथिंग नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। VR बेस्ड बोर्डरूम सिमुलेशन क्रिएट करने में ही मतलब इतनी कॉस्ट लग जाएगी, दैट मीन्स कि भाई करोड़ों रुपये की कॉस्ट खाली इस बोर्डरूम सिमुलेशन को करने में ही कॉस्ट लग जाएगी। और इवन रिलायंस एंड बिग कंपनीज लाइक टाटा, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप कैसे कर पाओगे इस चीज़ को। इन्हें लिखा तो है हम करने की कोशिश करेंगे, बट कैसे, दैट इज़ द मेन गेम, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट जाएगी जैसे बोर्डरूम्स बनाने के लिए ही। AI ड्रिवन पर्सनलाइज लर्निंग पार्ट्स, क्या करेंगे कैसे करेंगे अब देखते हैं। CPE क्रेडिट्स करके भी कुछ होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो भी उसमें वो कुछ इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये भी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, इनको गाइडेंस देंगे। ऑडिट के बारे में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं है, इन
CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, बिकॉज दे वर लाइक कि भाई ऑडिट का काम तो इज़ ऑल अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर CA के पास ही खाली स्पेशल रोल होता, वाई वुड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट नेम एज सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लाइंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। देयर इज समथिंग भाई ऑडिट का रोल CS में भी है, एंड इवन अगर है इसके लिए ही तो ऑप्शन सब्जेक्ट रखा हुआ है इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट। एक बुक ला रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 2 महीने से, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रांड इक्विटी यही सबसे बड़ा खेल है। CS की एक ब्रांड बनाना, CS को एक ऊपर लेवल पे लेके जाना, कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें भी हो रही है। और इवन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बहुत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाते रहता है। जैसे अभी कुछ ना कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जैसे मतलब अंदर की बात चल रही है कि भाई जो स्मॉल कंपनीज़ की लिमिट थी अभी 10 करोड़ की वैल्यू तक की, जो स्मॉल कंपनी जो पहले 440 थी अब 10 हो गई है, ठीक है। और 10 करोड़ वाली कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखने की रिक्वायरमेंट देती है, ठीक है। अब उसको बढ़ा के 25 कर दें तो कहीं ना कहीं जो CS है उसका रोल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। 25 होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे डायनेमिक सोशल मीडिया प्रोग्राम भी करने वाले हैं, जहाँ CS की क्या वैल्यू है, CS क्यों ज़रूरी है, CS की एक्चुअल में इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब बताने वाले। इंटरनेशनल फुटप्रिंट, ICICI बहुत सारे लिंक हैं फ्रॉम ICICI दुबई चैप्टर, सिंगापुर चैप्टर, तो वहाँ से मतलब कैसे क्लाइंट्स लेने हैं, क्या क्या रोल है, वो सब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन्स, ये चीज़ें पहले अलाउ नहीं थी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, TV प्रमोशंस, सीरीज, बिजनेस चैनल्स, ये चीज़ें पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इवन जो लॉयर्स हैं वो भी नहीं कर पाते थे कि अपनी सर्विसेज को एक्चुअल में मोनेटाइज करना, ठीक है, थ्रू TV प्रमोशन, सीरीज, बिजनेस चैनल्स। बट अब ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगाते थे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये चीज़ अच्छी हो रही है कि भाई रेडियो ब्रॉडकास्ट से, TV प्रमोशन से, सीरीज से, बिजनेस चैनल से हमारे जो एक्चुअल में वैल्यू है उसको आगे और बढ़ाया जाए। हमारा जो कोर्स है, कोर्स का करिकुलम के बारे में और लोगों को समझाया जाए, बिकॉज आज के टाइम पे एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत क्वालिटी प्रोफेशन है, बट नोन बाय वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। एक्टिव एंड पैसिव ब्रांडिंग टू पोजीशन CS एज अ प्रीमियर गवर्नेंस प्रोफेशनल, स्टडी सिनर्जी विद गवर्नमेंट, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री एंड मीडिया हाउसेस विल इनहांस ICS पोजीशन। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं भाई। आपको कुछ लगे कि भाई हमको ये मोटिवेशन चाहिए, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये आइडिया हैं, ये ऐसा कर सकते हो, तो आप बता सकते हो आप, ठीक है। डिजिटल आउटरीच एंड यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा रहे हैं, डिजिटल आउटरीच करें, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ करता है इंस्टीट्यूट, ऐसा बुरा भी नहीं है। हाँ, पासिंग क्राइटेरिया और वो थोड़ा सा है कि भाई पासिंग क्राइटेरिया और थोड़ा सा वहाँ थोड़ा लिबरेशन देना चाहिए भाई यार। पासिंग क्राइटेरिया कैसे, मतलब क्या सेट कर रहे हैं और वहाँ क्या लिबरेशन, वो समझा नहीं मुझे भी। यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी, अच्छी चीज़ें भी हो रही है वैसे। डेवलपिंग यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्टिव वेबसाइट्स डेवलप करना एक अच्छी चीज़ है। मतलब इंडिविजुअल पोर्टल्स फॉर ICICI की इवेंट्स के लिए प्रॉपर पोर्टल, ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज ICICI के जो और भी पोर्टल है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स भी चल रहे होते हैं, कुछ न्यूज़ भी आ रही होती है कि भाई ये इसका रिजल्ट आ गया, इसका ये हो गया, ये चेंजेस आ गए आगे इकोनॉमी में, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक वेबसाइट, तो उसका एक प्रॉपर अलग वेबसाइट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्सपांडिंग पोजीशनिंग एंड ये सब, हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं वैसे। इंस्टीट्यूट बहुत सारे आगे इंस्टीट्यूट से MOU साइन करने वाला है, CISA, CC, CISI, OECD, इनसे मतलब बहुत सारे MOU साइन करे हुए हैं, बहुत सारे MOU आगे साइन करने वाला है, जिससे बहुत सारे कोर्सेज जो ऑलरेडी स्टूडेंट परसुइंग एग्जीक्यूटिव है या प्रोफेशनल है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं आफ्टर पेइंग अ सर्च प्रिस्क्राइब फी। अच्छी चीज़ें भी हैं। ये ओवरसीज जो सेंटर्स है उनमें विजिबिलिटी बनी रहे, प्रेजेंस बना रहे, ग्लोबली रेडी कर सकें कंपनी सेक्रेटरी को कि भाई वो कहीं भी जाके अपना कहीं भी मतलब रोल परफॉर्म कर सके। गवर्नेंस के बियॉन्ड भी एक अलग दुनिया है, कंसल्टेंसी की दुनिया है, उसमें अपना कदम रख सके, ठीक है। आर्बिट्रेशन में जा सके, इंटरनल फॉरेंसिक ऑडिट कर सके, AI में अपना रोल दे सके, IPR में रोल दे सके,
अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन AI वही आ गया, वही AI वाली बात। तो बस यही था, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस होल ऑडियो। वैसे अभी चांसेस कम है, ये जो ड्राफ्ट है ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते होते 2028 हो जाएगा। रीज़न बिंग न्यू सिलेबस वापस से आने वाला है और न्यू सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूटिव वाला इन्हें थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई वो ये सॉरी EET वाला इन्हें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई EET से फाउंडेशन आ गया, फाउंडेशन में मतलब वो 4 पेपर अलग होने लगे, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं। और जो पूरा जो प्रॉपर ड्राफ्ट है ना वो इंप्लीमेंट होते होते 2027 या 2028 हो जाएगा। सो बी रिलैक्स। बाकी अभी जो तैयारी करते हो बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। और बाकी आगे कनेक्टेड रहो कि भाई अगर ऐसे कुछ आगे अपडेट आते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आगे आपको इन्फॉर्म कर दूँगी इस चैनल। थैंक यू।